बैंक की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है कि बैंक जाते समय भी अपनी साइन की प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है। बड़ा बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ आज। एक बंदा था, बच्चा था, बच्चा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। उसको पैसे विथड्रॉ करने थे, तो जब विथड्रॉ करने जब उसका नंबर आया तो क्लर्क कह रहा है कि सर आपका साइन मैच नहीं कर रहा, आप कैश विथड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब वो इतना कह रहा, सर मेरे पैसे में बहुत ज़रूरत है, नहीं आप विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब हालत ऐसी, वो पैन कार्ड दिखाने को तैयार है, आधार कार्ड दिखाने को तैयार है, वो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन क्लर्क मानने को तैयार नहीं है कि साइन मैच नहीं कर रही, नहीं आपकी साइन मैच नहीं कर रही है। हाँ फ़ोटो मैच कर रही है, साइन मैच नहीं कर रही है। तो उस वक्त ऐसा था कि अगर भगवान को भी ऐसा गारंटर ले आए तो उससे भी क्लर्क पूछ ले, आधार कार्ड है तुम्हारे पास, तुम अपने घर में हो, यहाँ बैंक के रूल चलते हैं। शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेटेड है बैंक्स क्लर्क इतने ज़्यादा हैं कि चलिए छोड़िए, बहुत अलग ही किस्सा है, आज देखने को मिला तो शायद आपसे शेयर कर लूँ। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ना? चलिए, होना भी चाहिए। ठंड बहुत पड़ रही है, लेकिन नॉर्थ वाले तो हिल गए हैं। चलिए, मैथ्स के हम लोग देख रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखे थे। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं SSC HSL में, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, ये दूसरा पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस हमने और लिए हैं जो पूछे गए हैं, 8, 9, 10, 11, 12 को जो पूछे गए हैं, उसमें से क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम हो गया तो आप ये वीडियो ना देखें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस है यहाँ पे, और वो क्वेश्चंस आगे भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में आएंगे, तो कैसे टैकल कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को। देखिए, ये एक सुनहरा मौका होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिक्स मिल जाते हैं। मेंसुरेशन भी मिल जाता है, अलजेब्रा मिल जाता है, अरिथमेटिक मिल जाता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर ये आगे आएँ तो आगे आएंगे तो आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे, अगर ये आप ट्रिक्स देख लेंगे। कुछ लोग करंट अफेयर के लिए पूछ रहे हैं, तो करंट अफेयर और जीके का डिस्क्रिप्शन नीचे होगा, मैंने बना वीडियो किया हुआ है, आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस एजुकेशन, क्योंकि आप पहली बार आए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और जो पहले से जुड़े हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। चलिए, ज़रा टाइम नहीं खराब करेंगे और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आया है 10 जैन को। फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना था। HCF फाइंड करना है आपको, 2/3 है, 4/5 है और 6/7 है। अगर इसमें LCM फाइंड करना होता, 2/3 है, 4/5 है और 6/7 है। दो क्वेश्चन बनते हैं LCF और LCM फाइंड करने के लिए। HCF जो कह रहा है फाइंड करने को, HCF कह रहा है, तो जो ऊपर वाला टर्म होता है, ये जो कहा जा रहा है 2, 4, 6 का HCF क्या होगा? 2। बाकी अपॉन नीचे वाला का LCM, इसका LCM 3, 5, 7 का LCM क्या होगा? 105, 2/105, ये आंसर है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में LCM पूछ लेता, 2/3, 4/5, 6/7 का, जो पूछ रहा है, अब 2, 4 और 6 का हम क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे, ना कि HCF। जो पूछा जाए वो ऊपर होगा, वो अपर होगा, और जो नहीं पूछा जा रहा है उसका अपोजिट वो लोअर होगा। मतलब अगर HCF पूछा जा रहा है तो HCF आपका ऊपर होगा, अगर LCM पूछा जा रहा है तो LCM आपको ऊपर वाले पे निकालना है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। देखिए, इसमें पूछा गया था, आपसे पूछा गया है कि फाइंड HCF, तो HCF फाइंड करना है किसका? 2/3, 4/5 और 6/7 का HCF फाइंड करना है। तो HCF हम किसका फाइंड करेंगे? ऊपर वाले का। इसमें कॉमन क्या है? 2, 4 और 6, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, इनमें कॉमन क्या है? 2 है। और नीचे वाले का LCM 3, 5 और 7। LCM तो आपको पता है कैसे निकालते हैं ना? 5, ये 1 होगा, 7, मतलब 3 × 5 × 7, मतलब हो गया 105। अगर यही पूछे LCM पूछ लिया गया होता तो आपको 2/3 और 4/5 और 6/7, ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाले का, अब 2, 4 और 6 का आपको क्या करना है? अब आपको LCM निकालना है। 2 बार, 3 बार,
2 3 4 12, ऊपर आ जाएगा 12। अब नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। नीचे 3 है, 5 है, 7 है, इसमें कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1 है। ये हो गया अगर आपसे पूछा जाता है एलसीएम निकालने के लिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला था नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया था 10 जैन को आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट था। और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, रेलवे में देखिएगा आएगा, ये रेलवे में इस तरह क्वेश्चन आईसीएफ एलसीएम के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे भी। अ टैंक कैन फिल्ड बाय अ पाइप ए इन 2 आवर्स एंड बी इन 6 आवर। ठीक है, एक टैंक है जो ए और बी 2 पाइप हैं, ए जो भर रहा है वो 2 घंटे में भर रहा है और बी जो भर रहा है वो 6 घंटे में भर रहा है। ठीक है, एट 10 PM at 10 PM is opened। ओके, यहाँ ए होगा, ए इज ओपेंड। 10 बजे ए को खोला गया। एट वट टाइम विल बी टैंक फिल्ड इफ बी इज ओपेंड एट, और बी जो है वो 11 बजे खोला गया। अब कह रहा है टैंक कब तक भर जाएगा। ठीक है, चलो पहले टैंक कितने का था वो कैसे निकालते थे हम, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब ये 6 क्या निकला, 6 टोटल निकला। टोटल मतलब 6 लीटर की टंकी है। ठीक है, एक घंटे में कितना भरता है, 3 लीटर, और बी भरता है 1 घंटे में 1 लीटर। ठीक है, पाइप एंड क्रिस्टल और टाइम वगैरह वीडियो देखा है ना आपने मेरा। चलिए ठीक है, अब क्या कह रहा है, 10 बजा ए को खोल दिया गया। ए पहले घंटे में 10 से 11 तक ए ने काम किया, 3 लीटर भर दिया। ठीक है, 10 से 11, अभी तो बी नहीं खोला गया ना, बी तो 11 बजे खोला जाएगा ना, तो 3 लीटर भर दिया गया। टंकी कितने की है, टंकी कितने की, 6 की। अब 6 में से 3 लीटर भर दिया गया है, बचा कितना है, 3 लीटर और भरा है। अब 11 बजा, 11 बजते ही अब ए जो 3 लीटर भर रहा था वो आएगा, साथ में बी भी खोला गया। अब दोनों मिलकर 4 लीटर भरेंगे, लेकिन बचा कितना हमारे पास है, 3 लीटर भरना है, 4 लीटर भर लेते हैं। कितना टाइम लेंगे ये, 3/4 मतलब 45 मिनट, मतलब 11:45 पे टंकी भर जाएगी। फिर से कोशिश करता हूँ मैं, शायद आपको समझ में नहीं आया। ए जो है वो 2 है और बी है 6, मतलब ए जो है वो 2 घंटे में एक टंकी को भर देता है और बी जो है वो 6 घंटे में एक टंकी को भरता है। टंकी है कितने की, निकालते कैसे, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6। अब हमें पता चला 6 लीटर की जो है टंकी है, पूरी टंकी 6 लीटर की है। अब 1 घंटे में ए कितना भरता है, 3 लीटर। बी कितना भरता है, 1 लीटर। मतलब अगर बी से कहा जाए 1 घंटा भरो तो 1 घंटे में वो 1 लीटर भर पाएगा। अब बी से कहा जाए कि एक भरो तो 1 घंटे में वो 3 लीटर भर पाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये कह रहा है कि 10 बजे, सुबह के 10 बजे ए वाली टंकी खोली गई, वो 11 बजे तक खुली, 11 बजे तक खुली, तो 1 घंटे में कितना भरता था, 3 लीटर भर देगा ए, चलिए 3 लीटर भर देगा। अब 11 जब बजा है तो टंकी 3 लीटर भर चुकी है। टंकी पूरी है कितने की, 6 लीटर की है, तो 6 में से 3 भर चुका है, मतलब 3 लीटर बचा हुआ है। अब इस 3 लीटर को 11 AM पे दो लोग आएंगे, क्योंकि अब बी 11 बजे बी खोला जाएगा ना। अब बी जो है वो 11 बजे खोली गई, वो कितना, 1 लीटर भरती है। अब 4 ए भर रहा था प्लस बी भी आ गया है, दोनों मिलके 3 भर रहा था, अब 4 लीटर भरेंगे। लेकिन टंकी 3 लीटर भरना है, 4 लीटर भर रहे हैं 1 घंटे में, 3/4 टाइम लेंगे ना, 45 मिनट लेंगे, मतलब 11:45 पे टंकी भर जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ 4 लीटर भरना होता है, दोनों 4 लीटर भरते हैं तो एक घंटा और लेते हैं, मतलब 12 बजा देते, 12 बजे टंकी भर जाती। लेकिन टंकी भर कितने गई है, वो 11:45 में भर गई, क्योंकि 3 ही लीटर भरना था, दोनों मिलकर 4 लीटर भर रहे थे। इंटू 60 कर लीजिए तो 45 मिनट निकल के आ रहा है, मतलब 45 मिनट और लेंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा कि कॉन्सेप्ट आपका समझ में नहीं आ रहा तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वर्क एंड टाइम वाला जो है, पाइप एंड क्रिस्टल वाला मेरा पार्ट, वो देख लीजिएगा, वहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कैसे एक स्टेप मैंने वहाँ समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलिए ये क्या कह रहा है,
√7 माइनस √5, √7 माइनस √5 दिया हुआ है, √5 माइनस √3 दिया हुआ है, √9 माइनस √7 दिया हुआ है, और √11 माइनस √9 दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है? लार्जेस्ट। अब देखो सिंपल सी चीज़ मैं समझाता हूँ आपको, इन सब का डिफरेंस कितना है? जब डिफरेंस सेम हो, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या होती है सबसे लास्ट, सबसे लार्ज, मतलब ये वाली, ठीक है, ये होगी सबसे लार्ज संख्या। अगर डिफरेंस सेम, पहला कंडीशन हो डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी वाली, मतलब √11 माइनस √9 वाली, ये सबसे स्मॉलेस्ट संख्या होगी अगर इस तरह दिया गया हो तो। अगर ये 1 अपॉन करके दिया गया होता, √5 माइनस √3, 1 अपॉन √9 माइनस √3, तब इसी कंडीशन का अपोजिट हो जाता, जो बड़ी है वो बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी है। अगर इस तरह दिया गया है तो जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बहुत इजी है, इस कॉन्सेप्ट को बांध लीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आया है 11 जैन को, 11 जैन को मॉर्निंग या आफ्टरनून सेक्शन में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और रेलवेज में क्वेश्चन फेवरेट है, रेलवेज में भी पूछा जाता है, ये जो रेलवेज एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन जो देखो, क्वेश्चन बनते कैसे, दिमाग आप लगाओ। अब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ है, पता है, क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत टफ है, क्योंकि अब आप लोगे 1 अपॉन करके या कुछ रूट करके निकालोगे, ये बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने देखा अच्छा ये है, अच्छा 2 की गैप है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आंसर। हार्डली 2 या 3 सेकंड लगा, आपने टिक किया और आगे बढ़ गए। कब आपने 3 सेकंड लिया? जब आपको कॉन्सेप्ट पता था। तो एग्जामिनर वो यही सोचता है कि बंदे को कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप लगाते रहो, आप नहीं लगा सकते, आप टाइम ले लोगे और उसमें फिर बाहर आके कहोगे पेपर बहुत लेंदी था। पेपर लेंदी नहीं था, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे काम करिए, क्योंकि आज के दौर में अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है, आपको PhD नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको कम से कम टाइम में मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ज़्यादातर टाइम करने वाले करोड़ों हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम टाइम सॉल्व करने वाले हज़ारों हैं। तो आप हज़ारों में आएंगे तो ही सिलेक्शन पाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपदेश आज के देश में, आज के दौर में सबसे फ्री एडवाइस होती है, किसी से ले लो, कहीं ले लो, ठीक है ना, ऐसा होता है। चलिए, लेकिन अगर काम आती है एडवाइस तो ज़रूर लेना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन आया है 8 जैन को। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है प्लीज़ डू वॉच दैट, क्योंकि इसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है कैसे लगता है। देखिए, कल जैसे बताया था मैंने √7 इन्फिनिटी तक हो, या √5 या √5 इन्फिनिटी तक हो, या √13 इन्फिनिटी तक हो, तो इनका क्या होता है? अगर x इक्वल टू ये दिया हुआ है, क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 7 होगा, इसका आंसर 5 होगा, इसका आंसर 13 होगा। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना कि x इक्वल टू √7x होता है, क्योंकि ये x ही तो है। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो x इक्वल टू 7 निकल के आ जाता है। तो सिंपली जो रिपीट हो रहा है, अगर इन्फिनिटी है, कंडीशन ये है इन्फिनिटी होना ज़रूरी है। अगर इन्फिनिटी नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है, मैं बताऊँगा आगे चल के आपको। तो इसका √7 इन्फिनिटी है तो आंसर होगा 7। 5 रूट है तो √5 होगा, √13 है तो √13 होगा। इतना समझ में आ गया? चलिए, तो अब क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। वही मैंने अभी कॉन्सेप्ट की बात की ना, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ही आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन इजी ज़रूर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे आ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 इक्वल टू 343 -1। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देखिए, कुछ रह ही नहीं गया। 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है ना, 7 क्यूब y-1 इक्वल टू 7 की पावर 1। चेहरा क्लीन आ गया। अब क्या हो जाएगा? ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 1 इक्वल टू 3y-1, 3y-3 इक्वल टू 1, 4y इक्वल टू 4/3। कितना आसान था। किसी की पावर x है इक्वल टू किसी की पावर y है, तो x इक्वल टू y हो जाता है।
ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ। अगर आपको नहीं पता है, अगर x+2 है इक्वल टू y-3 है, ठीक है, तो x+2 इक्वल टू y-3 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। पावर ये मतलब इक्वल टू हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूँ, यहाँ पावर 1 लिखें चाहे ना लिखें, यहाँ 1 ही होगा, ठीक है। y निकल गया। खेल यहाँ था, सारा गेम जो था वो इसमें था। अगर ये आपको पता था तो आप कर लेते। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था तो कैसे करते हैं, अभी मैंने फिर बता दिया है आपको। अगर यहाँ प्लस प्लस होगा तो क्या करेंगे वो मैंने अगले वीडियो में जब स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम लूँगा तो मैं ज़रूर वहाँ पे आपको बताऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है 12 जैन को। अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। एक तार है, ठीक है, उसको हमने स्क्वायर फॉर्म में बेंड किया, ठीक है। इट्स एरिया इज 121 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? अगर ये ए है तो ए स्क्वायर हो जाता है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 120 सेंटीमीटर दिया है। इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्किल देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्किल। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक तार था, ठीक है, उसको हमने 1 2 4 भागों में मोड़ के ऐसे स्क्वायर बना लिया। अब ये कह रहा है कि इसका जब स्क्वायर बना तो इसका एरिया 121 आया, तो ए कितना आएगा? 11। मतलब एक साइड जो है ये 11 है, ये 11 है, ये 11 है, ये 11 है, मतलब ये 11 है, ये 11 है, ये 11 है, ये 11 है, ठीक है। अब इस तार को वापस, ये जो ऐसे था ना, इसको हमने खोला, इसको उधेड़ दिया वापस, ठीक है। तो 11 11 11 11, तार कितना लंबा हुआ? 11 11 11 11, कितने का हुआ? 44 सेंटीमीटर का हुआ ना। जोड़ लो सबको, 44 सेंटीमीटर का हुआ। आगे इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसी तार को हमको फिर से वापस खोला हमने, इसको फिर इसको मोड़ना है और बनाना है हमें स्क्वायर। ये आलू बन गया। चलिए, स्क्वायर ऐसे ही कुछ होता है, इसी तरह का स्क्वायर होगा, हालांकि बन नहीं पा रहा है। स्क्वायर बनाना है, इसको मोड़ना है। तो स्क्वायर जब हम सर्कल बनाना है, सर्किल का ये होगा, तार को ऐसे करके फिर वापस जोड़ेंगे तो सर्किल बनाना है हमको। सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई r। इस पूरे तार की लंबाई क्या है? 2 पाई r। ये चीज समझ में आई आपको? तार जो था हमारे पास 44 सेंटीमीटर का था, 44 सेंटीमीटर का था। अब इसको हमने वापस सर्किल के फॉर्म में ऐसे मोड़ा है, तो ये तार क्या बना है? सर्किल। और सर्किल का सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई r। मतलब 2 पाई r हमारे पास 44 है, 44 है, ये काट दिया 22। r इक्वल टू 22 बाई पाई, या पाई की वैल्यू रख लें। r इक्वल टू 22 पाई वैल्यू ये होती है, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। इतनी चीज़ समझ में आई आपको? हमें निकालना क्या है? हमें एरिया निकालना है सर्किल का। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ठीक है। जगह बची नहीं है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। पाई r स्क्वायर, पाई 22 बाई 7, और r हमारे पास क्या है? 7 इंटू 7, क्या आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक किसी का पेरीमीटर हो, फिर उसको एरिया दिया हो, फिर एरिया से पहले पेरीमीटर में आते हैं। ये जो एरिया निकाला, एरिया हमको दिया हुआ था, हमने एक साइड निकाली, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4a। ए हमारा पास 11 है इंटू 4, 44। सिंपल, ऐसे मैंने उधेड़ के समझाया है। तार को अगर खोल दिया जाए तो इस तरह से ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आया तो ज़्यादा सही है। वरना पेरीमीटर का स्क्वायर क्या होता है? 11 11 11 सबको जोड़ेंगे तो 44 सेंटीमीटर का तार था हमारे पास, जो जिसका एरिया 121 स्क्वायर बनाने में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था जब उसका हमने स्क्वायर बनाया था। फिर उसमें उधेड़ दिया तो हमें पता चला 24 सेंटीमीटर का वो हमारे पास तार है। उस तार को हमने फिर गोले में कन्वर्ट किया, इस तरह गोला बनाया। तो अब गोले का सर्कमफेरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 पाई r इक्वल टू 44। 2 पाई r जो है ये हम 44 दिया, तो यहाँ से हमने r निकाला, जो हमारे पास निकला 7 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या था? पाई r स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। हमें r ही चाहिए था, जो हमने यहाँ से 2 पाई r इक्वल टू 44 करके निकाल लिया। बात क्लियर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आता है एग्जाम में, अक्सर आता है, ठीक है। बहुत ईजी है, 2 कॉन्सेप्ट का 2 स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप समझ पाएंगे
तो इसलिए आप इसको आगे हैंडल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी 12 जैन को आया है, कल पूछा गया, याद है अलजेब्रा वाला? याद है? अगर x 1/x इक्वल टू 2 है, याद है आपको ना, ये x 1/1 इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, 1 + 1/1 तभी 2 आया ना, खत्म। यहाँ पे रख लीजिए 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 5 11 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगर यहाँ पे 3 होता या 4 होता या 5 होता तो शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, लेकिन जब यहाँ x/1/x इक्वल टू 2 है, इसका ये मतलब सीधे से समझ जाइए कि x की वैल्यू जो है 1 है। कोई आगे कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। x/1/x इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 है। बस अब वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत क्लियर है, बहुत आसान था। 12 जैन को ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, हर कोई सोचता है कि यार मेरे में क्यों नहीं आया ये क्वेश्चन, इतना आसान था, मेरे पास आता तो मैं कर लेता। वही होता है ना, जो सोचता है वही नहीं होता, बाकी सब कुछ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ए सैलरी इज़ 20% मोर देन द बी सैलरी, देन द बी सैलरी इज़ हाउ मच लोअर देन द ए सैलरी। सिंपल सा इसका है, कभी भी कुछ किसी चीज़ से कंपेयर करके बढ़ रही हो और क्वेश्चन में फिर कहा गया हो, फिर वापस जो दूसरे से जिससे बढ़ रही है फिर उससे कंपेयर करके पहले से कंपेयर कर किया गया हो। आप समझ रहे हैं, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक सैलरी जो है 25% ज़्यादा है बी से, अब ये पूछ रहा है बी की सैलरी कितनी कम है, ठीक है। या पूछा गया हो कि एक क्वेश्चन, चलिए अगर कह दिया गया हो कि 25% चीनी के दाम बढ़ गए, तो अब उसे कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि वो अपने सैलरी को बराबर रखे। आ रहा समझ में? मान लीजिए कह रहा है कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है कि वेजिटेबल्स के दाम 50% बढ़ गए, तो अब उसे अपने सैलरी से कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि उसका रेशियो बराबर आए। ठीक है, समझ रहे हैं मैं कहने कुछ। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए, एक चीज़ दे दी गई हो, सिर्फ एक चीज़ दी हो, या कुछ भी बढ़ रहा हो या घट रहा हो, बाकी कुछ भी क्वेश्चंस में ना दिया गया हो, बस उसको कंपेयर किया गया हो किसी से, खत्म। कुछ भी एक चीज़ दी गई हो, किसी की एक सैलरी या घट रही हो बढ़ रही हो और किसी से कंपेयर कर दिया गया हो, बस कुछ नहीं करना है, बस ये रखना है एक्स जो बढ़ रही है घट रही, जितना परसेंटेज दिया हो, यहाँ 25% दिया हुआ है, 25/100 प्लस अगर बढ़ रही है, माइनस अगर घट रही है, %20 आंसर है आपका। ठीक है, अगर यही होता कि शुगर के दाम या चीनी के दाम 25% घट गए हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऐसे ही और होता है, चलिए मान लीजिए 25% दाम घट गए हैं, तो कितना % से आप कटौती करनी पड़ेगी कि उसे वापस अपनी सैलरी पे नॉर्मल, मतलब समझ रहे हैं कि मतलब होता नहीं कटौती करना, मतलब हम इतना अब हम कम चाय पियेंगे, चीनी दाम घट गए हैं या बढ़ गए हैं, कुछ भी है, तो हम उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हो, चलिए 25% दाम घट गए हैं चीनी के, चलिए अब घट गए हैं तो क्या करेंगे, 25 ये 100 माइनस 25, यहाँ माइनस करेंगे इंटू 100 उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, तो 25/75 इंटू 100, ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने बनाया अभी अभी, ये आंसर होगा आपका। यहाँ कितने बढ़ गए, ये मोर है, अगर यहाँ लेस होता तो यहाँ पे हम क्या करते, माइनस। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए, कोई चीज़ें किसी चीज़ से कंपेयर करके बढ़ या घट रही हो, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बस ये फॉर्मूला याद रखिए, अगर बढ़ रही है तो प्लस में होगा, अगर घट रही है तो माइनस में होगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन रेलवेज में बहुत आते हैं, ये क्वेश्चन रेलवेज में बहुत आते हैं, एसएससी में भी आता है, लेकिन एसएससी में उतना नहीं आता है, ये आया है अभी क्वेश्चन एक आध दिन पहले, लेकिन रेलवेज में इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, रेलवेज एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के बहुत आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है स्टेट गवर्नमेंट के, वहाँ इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए लग रहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है ना, देखिए ए सैलरी इज 25% मोर देन द बी सैलरी, देन द बी सैलरी हाउ मच इज लोअर देन द ए सैलरी। अब सोचिए तो घबराहट लग रही है,
लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक मिनट में पेन ले ले लूँ। 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल टू 13, और फाइंड करने को क्या कहा हमसे, tan थीटा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, कैसे लगता है ये। ठीक है, ऐसे आप परेशान हो जाएंगे और उसको लगा नहीं पाएंगे। 5, 12, 13 देखिए आपको कुछ कुछ होता है, होना चाहिए। अगर कुछ कुछ नहीं हो रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। 3, 4, 5, 6, 8, 10 कहीं देखा हुआ है सब। 7, 24, 25, 8, 15, 17 ये क्या है, ये सब ट्रिपलेट है। ट्रायंगल बनता है ना, 12, 5 कितना निकलेगा 13। ट्रायंगल बनेगा 3, 4 ये कितना निकलेगा 5, 25 यहाँ होगा 24 और 7। पैथागोरस लगाते हैं ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 625 का स्क्वायर मतलब 25। ट्रिपलेट पता है ना, इतना तो पता होगा ना आपको। चलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ट्रिपलेट आपको पता होगा। 3 और 4 का जो ट्रिपलेट निकालते तो 5 ही निकल गया था ना ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इतना बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ आप देखो 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल टू 13 है। तो ये 5, 12 और 13 इसका मतलब है कि ट्रायंगल कुछ ऐसा है। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5। आंसर। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है फॉर एग्जांपल 7 मान लेते हैं 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा इक्वल टू 25। अब ये देख रहा है 7, 24 और 25 ये भी ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब पैथागोरस पे लगता है 7, 24 और ये 25। अगर tan थीटा पूछा गया हो, कुछ भी आपको ट्रायंगल आपके सारे सब कुछ आप सारी भुजाएं आपको पता है। ठीक है, होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत सिंपल है, बस ट्रिपलेट पकड़िए। सागर यू आस्क मी दिस टाइप क्वेश्चन ना, देखिए आप ही के लिए है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो ट्रिपलेट पकड़िए अगर ट्रिपलेट दिया हुआ, क्योंकि ये चीज़ होता है ना, ये इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। पता है, इसको बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हो तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आप ये ट्रिपलेट वाला फंडा पता है आपको, तो बस ट्रिपलेट इस तरह का ट्रायंगल बना लीजिए, इन सबको पुट कर लीजिए। हमेशा जो बड़ी वाली साइड होगी 3, 4, 5 जो बड़ी होगी, ठीक है, 6, 8, 10 जो बड़ी वाली है वो हमेशा ये आएगा या ये आएगा, और बाकी 2 साइड इधर आएंगे। ठीक है, अब इधर 2 साइड कौन सी कैसे रखें, ये आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ ये रखा होता, ठीक है, 12 और 5 रखा हुआ है और यहाँ 13 आएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप cos की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 13 प्लस 12 साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये कितना आ गया 25 अपॉन 13 प्लस 144 अपॉन 13, तो 169 अपॉन 13 क्या रह गया 13 तो आया। मतलब ये ऐसे साइड यही होगी। अगर हमने उल्टा रख दिया तो आपका आंसर 13 नहीं बन रहा होगा, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेना इधर, या 12 मतलब 12 यहाँ रख लेना, 5 यहाँ रख लेना। अगर 12 आपने यहाँ रखा हुआ तो आंसर आपका नहीं आएगा, इसको आप वैल्यू रखने के बाद, तो आप इसको उल्टा कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चेक करने का तरीका है। ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करें, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। पहले आप पकड़िए 5, 12, 13 हाँ ट्रिपलेट बन रहा है। अगर 3, 4, 5 दिया है हाँ ट्रिपलेट बन रहा है। 6, 8, 10 दिया हुआ है ट्रिपलेट बन रहा है। 7, 24, 25 दिया हुआ है ट्रिपलेट बन रहा है। 8, 15, 17 दिया हुआ है ट्रिपलेट बन रहा है। बस कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल बनाना है, सबको वैल्यू को पुट करना है और अपना आंसर ले लेना है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 10 ईयर अगो एवरेज एज ऑफ पी और क्यू, एवरेज एज ऑफ पी और क्यू की कितनी थी 20, तो पी और क्यू की एज जो होगी 40। लेकिन ये चीज़ देखिए, स्टेप 1 पहले क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। 10 ईयर अगो एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू इज 20 ईयर, द एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर is 30 year at present. Now after 10 year the age of R। देखो कभी भी पहले की बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे P और Q की जो एवरेज एज थी 20 साल थी, कब 10 साल पहले, ठीक है। अब 10 ईयर अगो मतलब 10 साल पहले जो P और Q की जो टोटल एज निकल के आई 40 निकल गया है। अब प्रेजेंट एज में अगर आएंगे हम तो P की 10 साल बड़ी होगी, इसकी भी 10 साल बड़ी होगी। अब ये दोनों का एग्जैक्ट निकल के आया। ये अगर आपको समझ में आए क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये क्या कह रहा है, 10 ईयर अगो 10 साल पहले जो एवरेज एज थी, 10 साल पहले 10 ईयर अगो P और Q की जो 10 ईयर 10 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। P और Q की जो एवरेज एज थी वो 20 साल थी, तो P और Q जो तो दो मिला के 40 साल थे। लेकिन कब 10 साल पहले, अभी नहीं है। अगर आप प्रेजेंट पे 10 साल बाद आएंगे तो 10 साल ये भी तो ऐड होगा और 10 साल इसकी भी एज बढ़ेगी, दोनों मिला के 20 साल और बढ़ जाएंगे ना। तो अब प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज P और Q की जो है वो 60 साल की, मतलब दोनों का जो जोड़ के दोनों का एज का जो सम है वो 60 है, ठीक है। अब प्रेजेंट में हम आ गए। अब 10 साल पहले की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है प्रेजेंट। प्रेजेंट P और Q की जो है 60 है। इसको करने का कॉन्सेप्ट ये था 2 × 20। अगर पहले की बात हो रही है तो 2 × 10, 10 साल मतलब दो लोगों की 10 साल 10 साल बढ़ेगी, तो मतलब 20 ये बढ़ेंगे और 40 ये थी ही, 60 साल प्रेजेंट में आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये सही तरीका है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता, आप ऐसे समझो 20 साल एवरेज थी दोनों की 10 साल पहले, तो 40 एवरेज थी 10 साल पहले। कितने लोगों की, 2 लोगों की। तो दोनों जो प्रेजेंट एज में 10 साल अब 10 साल पहले थी ना, अब आएंगे तो 10 साल इसकी भी बढ़ेगी और 10 साल इसकी भी बढ़ेगी, मतलब 20 ईयर और बढ़ना है इसमें। 40 में अब हो गए 60 के। चलिए आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया। चलिए P, Q और R का जो एवरेज है वो हमें दिया हुआ है 30 साल। इसे समझ में आए, आगे बढ़ेंगे। P, Q और R हो गए 90 साल के, ठीक है। ठीक है, हमारे पास P, Q दिया हुआ है कितना 60, अभी हमने निकाला ना। तो R क्या होगा 90 - 60, R हो गया 30 साल का। इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ R, R अभी जो है 30 साल का है, 10 साल बाद क्या होगा 40 साल का। खत्म। एज के क्वेश्चंस मुझे लेने हैं, मैंने अभी तक एज का टॉपिक नहीं पढ़ाया है, सॉरी एवरेज का टॉपिक नहीं पढ़ा है, एज और एवरेज का टॉपिक नहीं पढ़ा है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें सब क्वेश्चंस मैं लूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जितने साल पहले की बात हो रही है और जितने लोग, फॉर एग्जाम्पल अच्छा चलो मैं आपको ऐसे एक और समझा, अगर समझ में नहीं आया तो मान लो 20 ईयर आगो P, Q की एवरेज एज जो थी वो 30 थी, तो कितना हुआ 60 हुआ। 20 साल पहले की बात हो रही है, तो 20 साल बाद 20 ये भी बढ़ेगा, 20 ये भी बढ़ेगा, मतलब 40। अब प्रेजेंट एज जो P और Q की हो गई है वो 100 हो गई है। ये चीज़ समझ में आ गया है आपको, तो क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, ठीक है। इजी है ना, आसान है ना, आगे समझ में। चलो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, थोड़ा वीडियो लेंथी होता जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस हमें मिलेंगे और क्वेश्चन मैं लेके आता रहूँगा। आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो गाही EDU कहाँ मिलेंगे, फेसबुक पे गाही EDU, www.facebook.com/गाही EDU पे आ जाए। मुझे देखना चाहते हैं, मेरी फ़ोटो वहाँ पे है, फेसबुक पे है। अगर आपने वहाँ नहीं देखा तो आप प्लीज़ डू वॉच दैट, वहाँ पे होगी मेरी फ़ोटो, आप वहाँ देख सकते हो। कुछ लोग, बहुत लोग कह रहे हैं, और मेरा नाम बताऊँगा।